नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस कक्षा में। देखिए बच्चों, हम चल रहे हैं अभी यूपी बोर्ड की यात्रा की तरफ और यूपी बोर्ड में हमारा बहुत कुछ हो चुका है, यानी कि बहुत सारा सिलेबस हो चुका है और मुझे लगता है आप मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं, बैकलॉग में नहीं हैं और आपको बैकलॉग में नहीं जाना है, क्योंकि अगर कुछ पीछे रह गया तो फिर रह ही जाएगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आगे वाला आप पढ़ते जाएंगे तो पीछे वाला रह जाएगा, या पीछे वाला पढ़ते जाएंगे तो आगे वाला फिर पीछे हो जाएगा। तो इस तरह से आप जब साथ में चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए, अब तक बच्चों अभी हमने गद्य भाग पूरा पढ़ लिया है और पद्य भाग में भी हमने काफ़ी चैप्टर कर लिए हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है महादेवी वर्मा जी का फर्स्ट लेक्चर, यानी कि महादेवी वर्मा जी का आज हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। और उससे पहले देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी को पढ़ा है और सुमित्रानंदन पंत जी को बहुत अच्छे से नौका विहार, परिवर्तन, बापू के प्रति तीनों कविताओं को कंप्लीट किया है और उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनका नाम है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई कविताओं को हम पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा जी का जो नाम है वो बहुत ही उत्कृष्ट लिया जाता है। छायावाद की चार स्तंभों में से, छायावाद के चार स्तंभों में से एक स्तंभ को हमने, दो स्तंभ को हमने पढ़ लिया है, यानी कि जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत जी को हमने पढ़ लिया है। और अब जो पढ़ने वाले हैं हम उनके तीसरे स्तंभ को, यानी कि महादेवी वर्मा को। उसके बाद एक स्तंभ और है जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर आपके पाठ्यक्रम में है तो हम अवश्य ही पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी को, उनके जीवन परिचय को, उनके साहित्यिक परिचय को और उनके कविता परिचय को, यानी कि कवियत्री परिचय को भी हम पढ़ेंगे। जानेंगे कविता लिखने के उपलक्ष्य में उनके क्या मंसूबे रहे थे, क्या मन था उनका, किस प्रकार का उनके हृदय है, किस प्रकार उन्होंने इस कविता काव्य के क्षेत्र में, यानी लिखने के क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया, साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया और वे भारत में या इस दुनिया में किस नाम से पुकारी जाती है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1, जो महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय से जुड़ा हुआ है। महादेवी वर्मा, ये है, देखिए बच्चों, महादेवी वर्मा अच्छे से देख लीजिए। महान कवयित्री, महान लेखिका, आप इन्हें बहुत अच्छे नामों से पुकार सकते हैं। महान कवयित्री, महान लेखिका, हमेशा याद रहने वाली, यानी कि आधुनिक मीरा भी कहेंगे, क्योंकि जो मीरा अपने कृष्ण प्रियतम कृष्ण के लिए उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, इसी प्रकार से महादेवी वर्मा ने भी एक अद्भुत, एक अदृश्य प्रियतम के लिए अपने जीवन में जितनी प्रगाढ़ता हो सकती थी, जितनी गहराई हो सकती थी, उन्हें शब्दबद्ध करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो उसी को हम पढ़ेंगे। हम धन्य हैं कि इस तरह के वचन हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले उनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में देखिए क्या है कि जन्म की बात करें तो महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, सन 1907 में। और इनका जो जन्म है एक त्यौहार के दिन हुआ था। आगे आएगा, देख लीजिए, अगर आता है तो ठीक है, वरना मैं आपको बताऊंगी कौन सा त्यौहार है। बहुत ही प्रसिद्ध हमारे जो धार्मिक त्यौहार है उनमें से एक त्यौहार के दिन इनका जन्म आता है। पिता का नाम देखें तो श्री गोविंद सहाय जी उनके पिता का नाम था और माता श्रीमती हेमरानी, जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रही। कौन? उनकी जो माताश्री है, राजनीतिक क्षेत्र में थी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही है। कौन? महादेवी जी की माता जी, जिनका नाम क्या है? श्रीमती हेमरानी। और महादेवी जी के पिता का नाम क्या है? गोविंद सहाय जी। आगे चलते हैं। उनकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा है। देखिए, जो हम बात करते हैं छायावाद के चार स्तंभों की, छायावाद के कवियों की बात करते हैं, तो उनमें अधिकांश कवियों की जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। द्विवेदी युग के बाद में खड़ी बोली का जो चलन है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। आधुनिक युग की बात करें तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच का, जो भारतेंदु युग से शुरू हुआ और द्विवेदी युग के आधे समय तक ब्रज भाषा का और अवधी भाषा का बोलबाला था। आधुनिक युग से पहले भी अवधी भाषा थी। जब रीतिकाल की बात आती है या भक्ति काल की बात आती है तो वहाँ अवधी भाषा का प्रयोग ज़्यादा हुआ था। उसके बाद में ब्रज भाषा ने अपना स्थान ले लिया और धीरे धीरे खड़ी बोली ने साहित्य में स्थान पाना शुरू कर दिया। तो ऐसे छायावाद में खड़ी बोली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्थान है। शैली की बात करें तो मुक्तक गीति काव्य की प्रवाहमयी सुव्यवस्थित शैली है। प्रवाहमयी
यानी कि इनके गीतों को प्रवाह के साथ में गाया जा सकता है। गीति काव्य लिखे इन्होंने। कैसे लिखे हैं? गीति काव्य लिखे हैं। तो आपको याद रखना है इनकी शैली किस प्रकार की है। मुक्तक गीति काव्य की प्रवाहमयी सुव्यवस्थित शैली उनके काव्य की, इनके लेख की रचना है। आगे देखिए, पुरस्कार की बात करें तो यामा, दीपशिखा, निर्जा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, इनके अंतर्गत उनको पुरस्कार प्राप्त हुए थे। ये इनकी प्रमुख रचना है। यहां हम प्रमुख रचना लिखेंगे। प्रमुख रचना की बात करें, अब यहां देखिए प्रमुख रचना की बात करते हैं। यहां रचना लिखेंगे हम। प्रमुख रचना की बात करते हैं तो यामा, दीपशिखा, निर्जा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं, जिनके कारण इनका नाम बहुत ही उच्च कवियों के रूप में, उच्च लेखकों के रूप में, कवित्री के रूप में लिया जाता है। आगे देखते हैं, अंतिम में इनका सन जो निधन हुआ था वो सन 1987 इलाहाबाद में इनका निधन हो गया था। जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद। 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था और 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब देखिए शुरू करते हैं हम इनका पूरा अच्छे से, जो कह सकते हैं कि किस प्रकार का व्यक्तित्व था, किस प्रकार की महिला थी, बचपन में वे कैसी थी, किस तरह से उनका रुझान लेखन साहित्य की तरफ बढ़ा। तो ये सारी चीजें अब हम पढ़ते हैं। आधुनिक मीरा, अब देखिए आधुनिक मीरा कहा जाता है क्योंकि प्राचीन मीरा के बारे में आप सभी जानते हैं, तो उसी तरह की आधुनिक मीरा है ये। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में होली के दिन हुआ था। देख लिया, आ गया त्योहार का नाम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले त्योहार का नाम बोला था और आपको याद हो जाना चाहिए कि एक भारत का बहुत ही धार्मिक प्रसिद्ध त्योहार है, क्या नाम है जिसका? होली। होली के दिन इनका जन्म हुआ था 1907 में। तो आपको निकाल लेना है कि होली के दिन कौन सी डेट थी, यानी 1907 में होली कब थी। होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे तथा माता सरल हृदया धर्मपरायणा महिला थी। महादेवी बड़ी कुशाग्र बुद्धि किसे कहेंगे? बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं ना, प्रतिभाशाली, उनको कहेंगे। कुशाग्र बुद्धि बालिका थी और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। यानी कि साहित्य उन्होंने कहाँ सुना? रामायण महाभारत के माध्यम से कहानियाँ लिखी। महाभारत और रामायण में तरह तरह की कहानियाँ हैं, वो कहानियों के माध्यम से उन्होंने रामायण महाभारत को सुना और उसके बाद उनका जो रुझान है वो धीरे धीरे साहित्य की तरफ गया। तो हम कहेंगे कि महादेवी वर्मा का रुझान साहित्य की तरफ किस प्रकार गया, उसका क्या कारण है कि माता द्वारा रामायण और महाभारत का सुनने के कारण उनका जो रुझान है वो कहाँ गया? साहित्य की तरफ। आगे देखिए, फलत और मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु से ही आरंभ कर दी थी। मौलिक काव्य रचना, कविता लिखना बहुत छोटी उम्र से इन्होंने शुरू कर दिया था। आगे चलते हैं, इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से, जो उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया है। कहाँ से? कौन से विषय से किया है? संस्कृत में। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया था, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और कला साहित्य साधना पर कविंद्र कौन थे? रविंद्रनाथ का प्रभाव पड़ा। अब देखिए, जिस प्रकार से मीरा कहते हैं इनको, आधुनिक मीरा कहते हैं, तो आधुनिक प्राचीन मीरा के मन मस्तिष्क पर किसका प्रभाव पड़ा था? कृष्ण का, कृष्ण की लीलाओं का। इसलिए उन्होंने भी अपने दाम्पत्य जीवन को रुचि से नहीं लिया और उनका दाम्पत्य जीवन समाप्त हो गया और वे अलग हो गई। ठीक है, अपने पति से अलग हो गई। उसी प्रकार से यहाँ जो महादेवी वर्मा जी है, उनका जो विवाह है 9 वर्ष की बहुत छोटी अवस्था में हुआ था और उनकी माताजी जब चली गई, शांत हो गई, उनका निधन हो गया, तो उनका भी दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा बिखर गया, क्योंकि उनका जो रुझान है वो साहित्यकारों की तरफ गया। कविंद्र कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ गया। महात्मा गांधी के उपदेशों के कारण महात्मा गांधी के विचारों की तरफ ज़्यादा गया। तो ऐसे गांधीवादी विचारधारा या रविंद्रनाथ की कविताओं से प्रेरित होकर उनकी तरफ जो रुझान गया है, उसके कारण उनका दाम्पत्य जीवन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। इन्होंने नारी स्वातंत्र्य के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया।
कुछ वर्षों तक महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही है, क्योंकि उनकी माता से उनको ये मिला है कि उनकी माता जी भी राजनीति क्षेत्र में थी, इसलिए उन्हें भी राजनीति क्षेत्र में रखा गया, यानी कि उनको भी थोड़ी जितनी रुचि थी उतना उन्होंने कार्य किया, उसके बाद वहाँ से वे हट गई थी। आगे देखिए, दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया था। किससे? पद्म भूषण। भारत का सरकार का बहुत ही बड़ा ये पुरस्कार होता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। भारत रत्न तो सर्वोच्च सम्मान है, तो पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति पद पर भी आसीन रही। इनका देहावसान सन 1987 ईस्वी में प्रयाग में हुआ, उत्तर प्रदेश में हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं कि महादेवी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारिणी है, क्योंकि हिंदी साहित्य को उन्होंने जो देन दी है उसके कारण उनको आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में, क्योंकि साहित्य का भी तो निर्माण हुआ है, ऐसे ही साहित्य कहीं से जन्मा थोड़ी ना है, किसी ने थोड़ी ना लाया है, कोई पैदा थोड़ी ना किसी फसल के कारण, साहित्यकारों ने साहित्य को जन्म दिया है, साहित्य को बनाया है। तो ऐसे ही आधुनिक हिंदी साहित्यकारों का जब नाम आता है तो उसमें महादेवी वर्मा जी का नाम भी लिया जाता है। प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा, छायावाद के युग के इन चार महान कवियों को वृहत चतुष्टयी के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी जी ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। करुणा एवं भावुकता इनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। यानी कि व्यक्तित्व के अभिन्न अंग क्यों थे? क्योंकि उनके जो काव्य रचना के विषय थे, उनकी जो शैली थी उसमें करुण रस प्रधान था, और भावुक, जितनी भी काव्य रचना थी, जितने भी लेख थे उसमें भावुकता भरी हुई थी। भावनाओं के दौर में, भावनाओं के तरल पदार्थ में बहकर उन्होंने साहित्य की रचना करी थी। आगे देखते हैं, जहां एक और इनके काव्य में इन भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई, वहीं दूसरी ओर इनकी ये भावनाएं संपर्क में आने वाली पीड़ित एवं दुखी व्यक्तियों की प्रेम एवं सहानुभूति से प्रभावित करती रही। अब क्या हुआ कि वे भावुक तो थी, भावनाओं में बह जाती थी, लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि भावनाओं और करुणा के माध्यम से तो उन्होंने अपने साहित्य की रचना करी, साथ में ही उन्होंने समाज में देखा कि किस तरह से लोग जीवन यापन कर रहे। कई लोग ऐसे थे जो दीन दुखी थे, उनको भी उन्होंने अपने साहित्य का विषय बनाया। कई लोग ऐसे थे जो गरीबी थे, गरीबी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार या फिर महिलाओं के ऊपर सामाजिक आरोपों, सामाजिक नियमों को जब थोपा जाता था, उनके कारण वो जिस प्रकार का जीवन यापन करती थी, उस जीवन को भी उन्होंने अपने साहित्य में विषय बनाया है। यानी कि उस जीवन को भी साहित्य में उन्होंने डाला है, जिसके कारण लोग, मनुष्य उनकी साहित्य रचना को पढ़ सके और देखे कि क्या सामाजिक हित के लिए महिलाओं को इस तरह से प्रताड़ित करना जरूरी है, छोटी अवस्था में बालिकाओं के साथ किस तरह व्यवहार किया जाता है। यानी कि कुल मिला के उन्होंने सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करने का कार्य किया है। आगे देखिए, इनके द्वारा रचित काव्य में रहस्यवाद, वेदना और सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल और मर्म स्पर्शी भाव मुखरित हुए हैं। वैसे तो देखा जाए तो छायावाद के सभी कवियों में रहस्यवाद है ना, सभी कवियों में आप देखें तो सूक्ष्म अनुभूतियां है, कोमल कांत पदावली है, मर्म स्पर्शी चीजें हैं छायावाद के बहुत से कवियों में। लेकिन जब महादेवी जी की बात आती है तो उनके कविताओं में रहस्य छिपा हुआ है। उनकी जो कविताएं हैं, जब हम उनका भाव समझने की कोशिश करते हैं तो हमें रहस्यवाद की तरफ जाना पड़ता है, हमें कोई और व्यंग्यार्थ निकालना पड़ता है कि इसका जो भाव है वो क्या है, किस उपलक्ष्य में, किस व्यक्तित्व को संबोधित करते हुए महादेवी जी ने ये कविता लिखी है। तो इनकी कविताओं में आपको रहस्य जरूर मिलेगा। आगे देखिए, इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाश हुई थी। किसमें हुई थी? चांद पत्रिका में। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन्हें ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब देखिए कौन कौन से, शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद तो पारितोषिक होते हैं, जिनमें पारितोषिक मिलता है। उसके बाद में इन्हें ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, और भारत भारती सम्मान भी बहुत बड़ा सम्मान होता है। तो इतने ऐसे सम्मानित वस्तुओं से, यानी कि कहेंगे कि ऐसे सम्मानों से भी इन्हें अच्छे से सम्मानित किया गया, यानी कि एक साहित्यकार के रूप में इन्हें प्रतिष्ठित किया गया। आगे देखते हैं, इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं
निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा, हिमालय। निहार महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह है। निहार कौन सा? ये निहार है, ये प्रथम काव्य संग्रह माना जाएगा। इसमें 47 गीत संकलित है। कितने? 47 गीत है निहार में। साहित्य को इनकी देन मुख्यतया एक कवि के रूप में है, किंतु इन्होंने प्रौढ़ गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा को सजाने संवारने का तथा अर्थ गांभीर्य प्रदान करने में जो योगदान किया है वह भी प्रशंसनीय है। यानी कि काव्य तो उन्होंने लिखा ही है, कवित्री के रूप में तो वह है ही, उसके साथ ही उन्होंने निबंधों की भी रचना करी है और प्रौढ़ निबंधों को लिखकर उन्होंने ये हिंदी साहित्य उसको, इस भाषा को, हिंदी भाषा को सजाने संवारने का कार्य किया है। आगे चलते हैं। संयोगकालीन क्षणों की मादक स्मृति जैसे इन्हें विभोर किए रहती है। संयोगकालीन, कोई संयोगवश कोई ऐसा समय आ गया जब महादेवी वर्मा को एकदम आत्मानुभूति होती है, कुछ अजीब सा रहस्य दिखाई देता है या कुछ अजीब सी उनके मन में हलचल होती है, उस तरह से भी भाव विभोर कर देती है। ये जो वातावरण है, प्रकृति ने भी महादेवी वर्मा को भाव विभोर कर दिया, उनकी भावुकता, रहस्यों को वहाँ पर प्रकट किया है। तो इस तरह से संयोगकालीन क्षणों की मादक स्मृति जैसे इन्हें विभोर किए रहती है। जो भी संयोगवश कोई वातावरण बन जाता है वो इन्हें भाव विभोर कर देती है, भावुक बना देती है, जिससे उनका करुण रस उनके साहित्य में छलक जाता है। वियोगकालीन अवसाद, निराशा में भी ये जीवन की सार्थकता ही नहीं अपितु रस अनुभव करती है। वियोगकालीन यानी कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी पंक्तियां लिखी है जिनके माध्यम से वियोग और संयोग दोनों रसों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। यानी कि श्रृंगार रस का इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। श्रृंगार में भी उन्होंने ये कहा है कि इस तरह से भाव व्यक्त किया है कि एक प्रेमिका अपने प्रियतम से अलग है, और संयोग में भी बताने का प्रयास किया है कि भाई मैं उनके पास हूँ। ये सिर्फ काल्पनिकता, उनके द्वारा काल्पनिकता व्यक्त की गई है कि संयोग में जब वे अपने प्रियतम के पास है और वियोग में जब वे प्रियतम से दूर है, तो दोनों अवस्थाओं में उनकी भावुक और करुण रस को देखने को मिलता है। विराट और रहस्यमयी प्रकृति का कण कण कभी तो इन्हें प्रियतम का परिचय देने वाला लगता है और कभी उसका दूत बनकर संदेश लाता है। तो अगर प्रियतम का परिचय देने वाला और दूत लाने वाला है तो वो संयोग अवस्था हो गई, और कभी उनकी सुप्त मधुर पीड़ामय स्मृतियों को जगा देता है तो ये हो गया उनका वियोग। महादेवी जी का काव्य क्षेत्र संभवतः छायावादी कवियों में सर्वाधिक सीमित तो है, लेकिन सबसे अधिक गहराई भी उसी में है। यानी कि छायावादी कवियों की बात करें तो 4 छायावादी स्तंभ है, हमारे छायावाद के 4 कवियों का स्तंभ है, जिसमें महादेवी वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इन चारों को रखा जाता है। लेकिन इनके साहित्य की बात करें तो सबसे छोटा साहित्य है वो महादेवी जी वर्मा का है। लेकिन हुआ यह है कि गहराई और रहस्य की बात करें, गूढ़ता की बात करें, प्रगाढ़ता की बात करें तो महादेवी जी का जो साहित्य है वो ज़्यादा गहरा है अन्य साहित्यकारों से। ठीक है, तो इसलिए इनको छायावाद का स्तंभ, चौथा स्तंभ कहा गया है। प्रणयी मानस, प्रणयी मानस क्या होता है? प्रेम भरा मन, एकदम प्रेमी बन के अपना मन को जो इधर उधर डोला फिर रहा है उसको कहते हैं प्रणयी मानस। प्रणयी मानस को भाव विभोर करने वाली यानी कि जो प्रेमी लोग हैं उनको भावुक बनाने वाली जिन अनुभूतियों को कवित्री ने, जो अनुभूतियाँ होती है भावुक बनने के बाद जो हमारे अंदर विचार आते हैं, अनुभूतियाँ आती है, हम जो अनुभव करते हैं, उनको कवित्री ने गीतों में ढाला है। उन्होंने, कवित्री ने गीतों के माध्यम से किसी प्रेमी के विचारों को, प्रेमी के दुख को व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो उसकी अनुभूतियों को यहाँ उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से गीतों में ढाला है। वे अभूतपूर्व है, यानी कि वे बहुत ही अनोखी है। हृदय को मत देने वाली जितनी हृदय विदारक पीड़ाएं कवित्री द्वारा चित्रित की गई है वे अद्वितीय ही मानी जाएगी। यानी कि क्या है? हृदय विदारक, हमारे दिल को दुखाने वाली, उनकी कविताओं को पढ़कर दिल जैसे कचोट जाता है। दुखता नहीं, मतलब अपने प्रियतम को पाने के लिए कैसे कचोटता रहता है कि कब हम उस प्रियतम के पास जाए या उसे पा सके। इस तरह की बातें यहाँ उनके काव्य में मिलती है और ऐसी अनोखी अनुभूतियों के कारण उनका जो काव्य है वो अद्वितीय माना जाएगा और उनकी जो रचना है वो अद्वितीय मानी जाएगी। आगे देखिए, सूक्ष्म संवेदनशीलता, परिष्कृत सौंदर्य रुचि, समृद्ध कल्पना शक्ति
और अभूतपूर्व चित्रात्मकता के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर महादेवी जी के साहित्य की, उनके कवित्री होने की क्या विशेषता है कि सूक्ष्म संवेदनशीलता है उनमें, परिष्कृत सौंदर्य रुचि है, यानी कि सौंदर्य को उन्होंने बहुत ही साफ सुथरा करने का प्रयत्न किया है। समृद्ध कल्पना शक्ति है, वो भी बहुत ही उच्च शिखर की है, ऐसी वैसी कल्पना नहीं है, कल्पना भी की है तो उन्होंने बहुत रहस्य उच्च कोटि की, उच्च श्रेणी की करी है। अभूतपूर्व चित्रात्मकता के माध्यम से, तो चित्रात्मकता किस प्रकार, अपने शब्दों के माध्यम से जैसे चित्र हूबहू जिस तरह का वातावरण उन्होंने बताया है वैसा का वैसा उनके शब्दों के माध्यम से वो वातावरण हमारे सामने चित्रित हो गया है, इसलिए चित्रात्मकता कहा गया है। कि अभूतपूर्व चित्रात्मकता के माध्यम से प्रणयी मन की जो स्वर लहरियां गीतों में व्यक्त हुई है, आधुनिक क्या संपूर्ण हिंदी काव्य में उनकी तुलना शायद ही किसी से की जा सके। शिक्षित और सुसंस्कृत पाठक के मर्म को छू लेने की जितनी सामर्थ्य महादेवी वर्मा के गीतों में है, उतनी शायद ही किसी छायावादी कवि के गीतों में हो सकती है। इसीलिए उनके काव्य को, उनकी साहित्य को गहरा बताया गया है कि अन्य छायावादी कवियों से उनका जो साहित्य है भले ही छोटा है लेकिन वो ज़्यादा गहरा है, उसकी अनुभूति की गहराई ज़्यादा है। खड़ी बोली की कर्कशता को छायावादी कवियों के कुसुम कोमल भावुक और कल्पनाशीलता व्यक्तित्व ने समाप्त कर उसे ब्रज भाषा जैसे माधुर्य से संपन्न किया था। खड़ी बोली को कहते थे कि बहुत खड़ी बोली ऐसी है कि मुंह तोड़ के जवाब देने वाली है, लेकिन उस भाषा को भी छायावाद कवियों ने कोमल कांत पदावली बना लिया कि जो ब्रज भाषा जैसे बहुत ही कोमल लगने वाली है, वैसी खड़ी बोली को उन्होंने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली बनाकर, अपनाकर और ऐसे तत्सम शब्दों का उपयोग करके उन्होंने खड़ी बोली को भी कोमल बना दिया, कोमल कांत पदावली के रूप में बना दिया। आगे देखिए, कवित्री ने अपने व्यक्तित्व की सहज करुणा, संवेदनशीलता और संगीत बोध के द्वारा उसमें अभूतपूर्व माधुर्य तथा मानव और प्रकृति जगत के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पंदनों को अभिव्यक्त करने की क्षमता भर दी है। तत्सम शब्दावली गीतों को एक गरिमा से अभिभूत कर देती है। तत्सम शब्दावली क्या करती है, जो गीत, अगर आपने कोई गीत लिखा है तो साधारण बोलचाल की भाषा में गीत लिखा है तो क्या वो उत्कृष्ट श्रेणी का हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर आप उसमें तत्सम शब्द डालते हैं, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो वो गीत थोड़ा सा उच्च श्रेणी का हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए, कलापूर्ण चित्रात्मकता। कलापूर्ण चित्रात्मकता मैंने आपको यही बताया है कि उनका कलात्मक ढंग जो शब्दों के माध्यम से चित्र को प्रस्तुत करता है, ऐसी चित्रात्मकता इनके गीत शिल्प का एक प्रमुख अंग है। अलंकार और लक्षणा तथा व्यंजना का चमत्कार इनके काव्य में प्राप्त होता है। प्रणय जीवन के हास, अश्रु की अभिव्यक्ति इनके काव्य की सीमा रेखा मानी जा सकती है। सामयिक जीवन की प्रतिछवि का नितांत अभाव वास्तव में बड़ी खटकने वाली चीज है। क्या है कि सामयिक जीवन, उन्होंने सामयिक जीवन को प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए ये बात बहुत खटकने वाली चीज़ है। लेकिन उनकी जो साहित्य है उसकी गहराई के सामने ये चीज़ें बिल्कुल कुछ नहीं साबित होती है। आगे देखिए, अंतिम पंक्तियों में कठिनता से ही 2-3 गीतों में बाह्य जगत की छाया दिखाई देती है। उन्होंने सिर्फ अंतर्मन की व्यथा को बताया है, आंतरिक अनुभूतियों को अपने गीतों में स्थान दिया है। बाहरी जगत का तो उन्होंने बहुत कम वर्णन किया है। तो यही चीज सामयिक, यानी कि उनके समय किस तरह का वातावरण था, कैसा हाल चाल था, कैसा बोलबाला था, ये सब उन्होंने नहीं बताया है। तो वो चीज़ जरूर एक खटकती है कि अपने समय कोई भी कवि या कोई भी लेखक अगर अपने समय की कोई बातें लिखता है तो उससे पता चलता है कि उस समय सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो भी दार्शनिक या बौद्धिक जो भी अवस्था थी वो कैसी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर महादेवी जी ने बहुत कम लिखा है, बाहरी जगत के लिए बहुत कम लिखा है, इसलिए उनको ये थोड़ी उनकी जो ये जगत की, बाहरी जगत की छाया है वो कम दिखाई देती है। आश्चर्य होता है कि ये देखकर कि कवित्री की गद्य रचनाएं तथा सामाजिक जीवन में जो समृद्ध चेतना पर्याप्त मात्रा में मिलती है, उसकी कोई छाया रेखा भी गीतों में खोजे नहीं मिलती है। व्यक्तित्व का ऐसा कठोर विभाजन अभूतपूर्व है। फिर भी अब क्या बोला है, व्यक्तित्व का ऐसा कठोर विभाजन, कैसा कि गीतों में कुछ नहीं मिलता है लेकिन गद्य में सब कुछ मिलता है। गद्य में सामाजिक जो परिवेश है उसको पूरी तरह से बताया गया है, लेकिन पद्य में उन्होंने बाहरी जगत को बताया ही नहीं है। कहीं कहीं 1-2 कुछ ऐसे पद बताए हैं जहाँ पर बता दिया है, अन्यथा उन्होंने नहीं बताया है। तो ऐसे कह रहे हैं कि एक व्यक्तित्व वाले एक जो व्यक्ति है
एक कोई प्राणी है वह अपने दो व्यक्तित्व को किस प्रकार साबित कर सकता है कि काव्य में उसका अलग व्यक्तित्व झलकता है और गद्य में उसका अलग व्यक्तित्व झलकता है। इसलिए कहा है कि व्यक्तित्व का ऐसा कठोर विभाजन, बंटवारा, है ना, अभूतपूर्व ही है। फिर भी हिंदी गीतों की मधुरतम कवयित्री के रूप में महादेवी वर्मा अद्वितीय गौरव से महामंडित है और सदैव रहेगी। आधुनिक मीरा सदैव आधुनिक मीरा ही रहेगी। इनका नाम कभी भी मिट नहीं सकता। इन्होंने अपने साहित्य के कारण अपने नाम को अमिट कर दिया है। ऐसी थी महादेवी वर्मा। आप सभी को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। आपको याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था। 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। पिता का नाम गोविंद सहाय जी था और माता का नाम हेमवती देवी था और वे उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की सदस्यता भी थी। और महादेवी वर्मा भी राजनीति में गई थी, लेकिन वो कुछ समय के लिए, उसके बाद उन्होंने अपनी आंतरिक अनुभूतियों को काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, यानी कि प्रस्तुत करने का कार्य कर लिया। 9 वर्ष की छोटी उम्र में विवाह हो गया था। दाम्पत्य जीवन को वे निभा नहीं पाई थी। पति डॉक्टर थे लेकिन नहीं था, उनका रुझान तो कहीं और ही था। रविंद्रनाथ की तरफ था, उनके कवियों की तरफ था, उनकी कविताओं की तरफ था, कवियों की तरफ नहीं, रविंद्रनाथ की कविताओं की तरफ उनका रुझान था। और महात्मा गांधी से वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई थी, तो उनकी प्रेरणा के साथ उन्होंने उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलना शुरू कर दिया। इस तरह से उनका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से बिखर गया था। उसके बाद उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही मौलिक कविताओं की रचना करना शुरू कर दिया, क्योंकि कुशाग्र बुद्धि की महिला थी, वे कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी। और कुशाग्र बुद्धि वाले जो होते हैं या तो कुछ तोड़ फोड़ करके अच्छा ही करते हैं, तो उन्होंने भी अपने दाम्पत्य जीवन को तोड़ फोड़ करा और भले ही दाम्पत्य जीवन नहीं निभा, भले ही उनकी गृहस्थी नहीं निभी, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में उनको जो स्थान मिला है वो अद्वितीय स्थान है। इसी के साथ आज हमारा ये जो महादेवी वर्मा जी का जो परिचय है लेक्चर नंबर 1 के रूप में ये कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम लेकर आते हैं इनकी काव्य रचनाओं को, इनकी कविताओं को, इनके गीतों को, और देखते हैं इनकी कविता और इनके गीत किस प्रकार की अनुभूतियों को लेकर है। हमने जो परिचय में पढ़ा है, क्या उन अनुभूतियों में वे समाहित रखते हैं, समानता रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो फिर इंतज़ार करिए बच्चों हमारे नेक्स्ट लेक्चर का, जिसके अंदर हम लेकर आते हैं उनके दुख भरे, उनकी पीड़ा भरे, उनके करुणा और भावुक भरे गीतों को। तब तक के लिए थैंक यू।